हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का न्यू सेशन जो है 2021 टू 22 स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम अपनी स्टडीज़ भी स्टार्ट करेंगे। और मैं यहाँ पे अकाउंटिंग की जो बेसिक टर्म्स है उसके लिए एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स हर वीडियो में एक एक टर्म्स हम कवर करेंगे, उसका मीनिंग समझेंगे और उसके इम्प्लीकेशंस को देखेंगे। तो बहुत ही शॉर्ट वीडियोस रहने वाली हैं, आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। आप बिल्कुल छोटी सी वीडियो में उसका जो क्रिस्प है वो समझ सकते हैं। तो आज की जो अकाउंटिंग टर्म है जो हम कवर करने वाले हैं वो है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। ओके, तो मैं यहाँ पे आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ अपनी। मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए जो स्टडी मैट में रेफर कर रही हूँ वो है एनसीईआरटी की जो आपकी स्टडी बुक है अकाउंटेंसी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप इट्स विजिबल टू यू। अकाउंटिंग, जब भी आप टर्म अकाउंटिंग सुनते हैं तो आपके माइंड में सबसे पहला थॉट क्या आता है? अकाउंटिंग, जब भी कोई भी एक लेमैन जो है वो अकाउंटिंग को कैसे एक्सप्लेन करेगा? उन्हें क्या लगता है कि जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, उनको हम बुक में, एक अकाउंट बुक में रिकॉर्ड करेंगे कि कितना पैसा आया, कितना गया। जनरली लोग इस मीनिंग को इंटरप्रेट करते हैं अकाउंटिंग टर्म को सुन के। तो पहले जो अकाउंटिंग का मीनिंग था वो सिर्फ इस ही एरिया तक कन्फाइंड था, दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो एक अकाउंटेंट की ड्यूटी क्या मानी जाती थी कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपके बिजनेस में हो रही हैं, आपके जो डेली रूटीन में हो रही है, उनको रिकॉर्ड करना। लेकिन धीरे धीरे जो टाइम चेंज हुआ है, स्लोली ग्रोथ की वजह से अब जो है अकाउंटिंग का जो स्कोप है वो काफी बढ़ चुका है। वो सिर्फ रिकॉर्ड कीपिंग तक नहीं है। रिकॉर्ड कीपिंग जो है वो एक अकाउंटिंग का पार्ट है, अकाउंटिंग उससे बहुत बड़ी चीज है। तो उसको हम कवर करेंगे मीनिंग को। अकाउंटिंग का मीनिंग जो है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये बुक क्या कहती है। ओवर द सेंचुरीज अकाउंटिंग हैज रिमेन्ड कन्फाइंड टू द फाइनेंशियल रिकॉर्ड कीपिंग फंक्शन ऑफ द अकाउंटेंट। तो जो भी मैंने एक्सप्लेन किया आपको, ये वही कह रहा है कि इतने सालों से जो अकाउंटिंग का मीनिंग है वो सिर्फ रिकॉर्ड कीपिंग तक ही सीमित था। लेकिन धीरे धीरे जो टाइम चेंज हुआ है, आगे हम रीड करते हैं। बट today's rapidly changing business environment has forced the accountants to reassess their roles and functions, both within the organization and the society। जो टाइम हमारा चेंज हो रहा है, टाइम के चेंज होने के साथ साथ जो अकाउंटिंग का रोल एंड फंक्शंस है, अकाउंटेंट के रोल्स हैं, उनको भी रीअसेस करने की जरूरत है, दोबारा से समझने की जरूरत है कि उसमें रिकॉर्ड कीपिंग के अलावा और कौन कौन से एरियाज जो हैं वो एंटर कर रहे हैं। तो आइए अब इसी को बेस बना के हम अकाउंटिंग का मीनिंग समझेंगे, डेफिनेशन को रीड करेंगे और फिर उसके एक एक पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, इन 1966 द अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, दैट इज AAA, डिफाइंड अकाउंटिंग। अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने अकाउंटिंग को डिफाइन किया था 1966 में। तो उन्होंने उस टाइम पे जो अकाउंटिंग का डेफिनेशन दिया है वो क्या है? अकाउंटिंग कैन बी एक्सप्लेन्ड एज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring and communicating economic information to permit informed judgments and decisions by the users of information। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ important terms आई हैं, जैसे कि identifying, measuring, communicating and economic information। उसके बाद यहाँ पे एक जो important सी term आपको नजर आ रही है वो है informed judgments। क्लियर? और इन्फॉर्म जजमेंट्स किस लिए है? फॉर मेकिंग डिसीजंस बाय द यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जो अकाउंटिंग का डेटा है, अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन है, उसको यूज करने वाले लोग, यूजर्स, तो वो लोग इस डेटा को यूज करके क्या करेंगे? जजमेंट्स करते हैं, डिसीजंस लेते हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है,
तो अब हम एक एक करके एक एक टर्म का मीनिंग, यहाँ पे जो डेफिनेशन में वर्ड्स आए हैं, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, इनको एक्सप्लेन करते हैं। तो आइए आगे मूव करते हैं। ये बहुत सुंदर सा डायग्राम जो है पूरे अकाउंटिंग को एक्सप्लेन करता हुआ, ये देखिए, द अकाउंटिंग प्रोसेस। पहला वर्ड जो है हमें ध्यान रखना है वो क्या है, प्रोसेस। इट इज अ प्रोसेस। अकाउंटिंग जो है वो क्या है, एक प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स हैं जो हमने ऊपर देखा, आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, देन उनको कम्युनिकेट करना। बीच में जो एक टर्म रह गई है वो मैं ऐड करना चाहूंगी यहाँ पे, वो क्या है, रिकॉर्डिंग। तो अब हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग की डेफिनेशन में एक एडिशनल वर्ड इनकॉर्पोरेट करेंगे, वो क्या है, रिकॉर्डिंग। तो इसके बाद जो अकाउंटिंग का डेफिनेशन बनता है वो क्या है, रिकॉर्डिंग वर्ड को इनकॉर्पोरेट करने के बाद अकाउंटिंग कैन देयरफॉर बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, देन मेजरिंग, एंड यहाँ पे हमने जो न्यू वर्ड इनकॉर्पोरेट किया है वो क्या है, रिकॉर्डिंग। देन उसके बाद आगे की डेफिनेशन सेम है हमारी, कम्युनिकेटिंग। क्लियर। तो अकाउंटिंग जो है वो क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, और फिर रिकॉर्डिंग के बाद उसको क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। यानी कम्युनिकेशन किस वे में होता है, हम उसको रिपोर्ट्स की फॉर्म में कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे कि रिपोर्ट्स में हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, P&L बनाते हैं, वो आगे की बातें आप आगे हम समझेंगे। तो अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेट किसको करना है, टू द फाइनल यूजर्स, टू द इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जिनको भी इंटरेस्ट है उस डेटा में। जैसे कि आपके, अगर आप कंपनी का लोगे एग्जाम्पल, तो कंपनी में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं जिनको कंपनी का अकाउंटिंग डेटा में इंटरेस्ट होगा। जैसे कि वहां पे डायरेक्टर्स किस लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, उनको अपने फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। देन क्रेडिटर्स को क्यों, क्योंकि वो क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं कंपनी को, तो दे नीड टू नो if they are getting they are able to get the returns from the company, if the company is able to pay back their credits। ठीक है। तो ऐसे ही डेटर्स जो हैं वो पे करने वाले हैं कंपनी को, तो वो लोग भी इंटरेस्टेड है कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को जानने में, तो इसलिए उनका इंटरेस्ट कहाँ बनता है, कंपनी के अकाउंटिंग डेटा में। तो अकाउंटिंग जो है वो क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें एक आइडेंटिफिकेशन करनी है। आइडेंटिफाई कर लिया, देन उसको हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे कि उसका मॉनेटरी वैल्यू कितना है। तो जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया, मेजर कर लिया, तो अब क्या करेंगे, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे ताकि वो हमारे फ्यूचर में रेफरेंस के लिए हम यूज कर पाए। रिकॉर्डिंग कर लिया, देन रिकॉर्ड करके रख लिया, तो उसका कोई यूज नहीं है अनलेस एंड अनटिल वी आर प्रिपेयरिंग सम रिपोर्ट्स एंड कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स। तो फाइनल स्टेप क्या है, कम्युनिकेट करना। ठीक है। तो यहाँ पे 4 स्टेप में हम अकाउंटिंग को कवर कर लेंगे। अब ये तो हो गया आइडेंटिफाई करना, फिर उसको असेस करना, उसकी वैल्यू निकालना, देन उसको रिकॉर्ड करना। बट एक्चुअल में हमें आइडेंटिफाई करना क्या है, किस चीज को आइडेंटिफाई करेंगे हम, वो है हमारा इकोनॉमिक इवेंट्स। ठीक है। किस चीज को आइडेंटिफाई करना है हमें, इकोनॉमिक इवेंट्स को, जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हो रही हैं। ठीक है। और फिर उसको समराइज करके, रिकॉर्ड करके, उसकी रिपोर्ट्स बना के हम कम्युनिकेट कर देंगे उनके फाइनल यूजर्स को। तो इस डेफिनेशन के बेसिस पे हम देखते हैं कि जो हमारा अकाउंटिंग है इसमें कुछ रेलिवेंट एस्पेक्ट्स निकले हैं जिनको हमें समझने की जरूरत है, जिसको समझने के बाद हमारा जो अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अब जो हमारे इम्पोर्टेंट टर्म्स जो निकल के आई हैं डेफिनेशन से, जो रेलेवेंट एस्पेक्ट्स हैं हमें समझने के लिए, वो क्या क्या हैं देख लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट जो है वो क्या है, इकोनॉमिक इवेंट्स।
देन जो प्रोसेस था, प्रोसेस में जो जो स्टेप्स थे, अकाउंटिंग क्या है, एक प्रोसेस है, लेकिन वो प्रोसेस कैसे बना है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स से मिलके। तो वो स्टेप्स क्या थे, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। देन लास्ट में एक वर्ड आया था ऑर्गेनाइजेशन। अकाउंटिंग हम किसके लिए कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और जो इकोनॉमिक इवेंट्स हो रहे हैं वो किससे रिलेट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, तो यहाँ पे जो थर्ड टर्म वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट टर्म है डेफिनेशन की, वो क्या है, इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। क्लियर। अब हम एक एक करके इन चारों टर्म्स को समझ लेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक इवेंट्स क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी ट्रांजैक्शंस जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, मॉनेटरी वैल्यू जिसकी हम निकाल सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक इवेंट। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन को मैं हाईलाइट कर देती हूँ आपके लिए बुक में। एन इकोनॉमिक इवेंट इज नोन एज हैपनिंग ऑफ कंसिक्वेंस टू अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच कंसिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड विच आर मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स। क्लियर। तो यहाँ पे जो मेन फोकस है हमारा वो क्या है कि इकोनॉमिक इवेंट क्या है, एक ऐसी ट्रांजैक्शन जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई इवेंट जिसको हम जिसकी मॉनेटरी वैल्यू हम नहीं डिटरमाइन कर सकते, उसको हम इकोनॉमिक इवेंट में कंसीडर नहीं करेंगे। एग्जाम्पल्स में जैसे कि कंपनी में या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक मशीनरी परचेज करके लेके आए, तो हम उस मशीनरी की मॉनेटरी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक हमारा इकोनॉमिक इवेंट है। ठीक है, तो इकोनॉमिक इवेंट्स का मीनिंग समझ में आ गया। अब इकोनॉमिक इवेंट जो है वो कई टाइप के हो सकते हैं। कैसे, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी हो सकते हैं। तो जो इकोनॉमिक इवेंट्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हो रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटरनल इकोनॉमिक इवेंट्स। एंड जो ट्रांजैक्शंस हमारी कंपनी के, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हो रही हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल इकोनॉमिक इवेंट्स। तो एक्सटर्नल इकोनॉमिक इवेंट्स का एग्जाम्पल क्या हुआ, आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया। ठीक है, आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, आपने अपने कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट सेल आउट किया। तो ये क्या है, क्योंकि ट्रांजैक्शन जो है वो एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन और एक एक्सटर्नल पार्टी के बीच में हो रही है, तो वो क्या है, एक एक्सटर्नल इकोनॉमिक इवेंट है। क्लियर। और जो इंटरनल इवेंट हुआ, इंटरनल इकोनॉमिक इवेंट, उसका एग्जांपल आप ले सकते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हैं तो आपने रॉ मटेरियल की सप्लाई एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को की, रॉ मटेरियल का जो मूवमेंट हुआ वो क्या है, इंटरनल इकोनॉमिक इवेंट है। क्यों, क्योंकि ये कम्प्लीटली होलली कैसे हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहा है। रॉ मटेरियल हम बाहर से परचेज करके लेके आए हमारे एक्सटर्नल सप्लायर से, तो वो जो ट्रांजैक्शन है, परचेजिंग की ट्रांजैक्शन, वो क्या है, एक्सटर्नल। बट जो रॉ मटेरियल्स है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आने के बाद हमने उसे मूव किया विद इन डिपार्टमेंट्स, तो वो क्या है, हमारा इंटरनल इकोनॉमिक इवेंट। क्लियर। अब हम सेकंड जो हमारा टर्म था, जो प्रोसेस के स्टेप्स थे, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन, इनको कवर करेंगे। तो फर्स्ट टर्म है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल इजी सा मीनिंग है इसका, आप वर्ड से ही समझ जाएंगे। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी ट्रांजैक्शंस जिनको हमें रिकॉर्ड करना है, तो उसको आइडेंटिफाई करने का जो प्रोसेस है उसे क्या बोलेंगे, आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द ट्रांजैक्शंस टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो यहाँ पे हमारा आइडेंटिफिकेशन जो है वो क्लियर है कि यहाँ जब हम ऐसी ट्रांजैक्शन जिनको हमें रिकॉर्ड करना है उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो वो आइडेंटिफिकेशन के अंदर आ जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, पूरे दिन में काफी सारे इवेंट्स, काफी सारी ट्रांजैक्शन होंगी, बट हमें सबको रिकॉर्ड नहीं करना होता। तो जिन जिन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है उसको हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि ये इवेंट हमें बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, इस इवेंट को हम साइड कर सकते हैं, इनको हमें रिकॉर्ड नहीं करना। तो ये जो प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन। देन हमारा सेकंड जो है वो क्या है, मेजरमेंट। अब हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया कि हमें क्या क्या चीजें रिकॉर्ड करनी है, बट किस वैल्यू पे,
किस अमाउंट पे कितना अमाउंट रिकॉर्ड करना है, क्या वैल्यू दिखानी है उसकी, तो उसे हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट। ये जो प्रोसीजर है उसे क्या बोलेंगे, मेजरमेंट, जिसमें हमने जो आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस हैं उनकी वैल्यू डिटरमाइन करनी है रिकॉर्डिंग के लिए, रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए। ठीक है, तो ये मेजरमेंट जो है वो क्या है, इट मीन्स क्वांटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस इनटू फाइनेंशियल टर्म्स बाय यूजिंग मॉनेटरी यूनिट दैट इज रुपीज, और पैसा दैट इज अ मेजरिंग यूनिट। तो अब एक मशीनरी को आप परचेज करके लेके आए, उसकी वैल्यू क्या है उसको डिटरमाइन करेंगे हम पहले। परचेज कॉस्ट जितनी आई, इंस्टॉलेशन की जो कॉस्ट आई, उसको हम डिटरमाइन करेंगे। देन उसको हम किस फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे, उसको एक मॉनेटरी फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे, और एक जो है मेजरिंग यूनिट उसके साथ लगाएंगे, रुपीज या पैसे, जिस भी फॉर्म में हमें रिकॉर्ड करना है। रुपीज में रिकॉर्ड करना है हम रुपीज में करेंगे, पैसे में करना है पैसे में करेंगे। और अगर हम डॉलर्स में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो डॉलर जो है वो हमारा मेजरिंग यूनिट हो जाएगा। तो मेजरमेंट जो है, मेजरमेंट वाला जो स्टेप है वो क्या है, हमें वैल्यू, जो मॉनेटरी वैल्यू है ट्रांजैक्शन की, उसको डिटरमाइन करना होता है। क्लियर? देन नेक्स्ट है हमारा रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग, हमने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया, हमने उसकी वैल्यू निकाल ली। अब थर्ड स्टेप क्या है, उसको रिकॉर्ड करना, बुक्स में रिकॉर्ड करना। तो बुक्स में रिकॉर्डिंग का जो प्रोसीजर है उसे हम क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग। वंस द इकोनॉमिक इवेंट्स आर आइडेंटिफाइड, मेजर्ड इन द फाइनेंशियल टर्म्स, दीज आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स। उनको हम रिकॉर्ड करके, नोट करके रख लेते हैं, ताकि, क्योंकि हम हर एक ट्रांजैक्शन को मेमोराइज नहीं कर सकते। आपने एक मंथ में, आप मान लो 100 ट्रांजैक्शन हो रही है, तो आप ज्यादा से ज्यादा कितना याद कर लोगे, 5, 10, या फिर हो सकता है वो कुछ टाइम तक आपको याद रहे, आपने सारे भी याद कर लिए, चलो मान लिया आपने सारे याद कर लिए, लेकिन कब तक याद रखोगे? अगर आप उसको रिकॉर्ड करते हो तो वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपके पास हमेशा रहता है। तो रिकॉर्डिंग क्या है, जब हमने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया, उसकी मॉनेटरी वैल्यू निकाल ली, तो अब हमारा जो स्टेप है वो क्या है, रिकॉर्ड करने का। उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग के तरीके हैं, अकाउंट बना के हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्टेटमेंट फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्लियर? तो बुक्स ऑफ अकाउंट में हमें उस मॉनेटरी वैल्यू को रिकॉर्ड करना है। और एक यहाँ पे वर्ड आता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, आपको डेट वाइज रिकॉर्ड करना है। जो ट्रांजैक्शन पहले हुई उसे पहले रिकॉर्ड करेंगे, देयर आफ्टर स्टेप्स में जो ट्रांजैक्शन होती रही सीक्वेंसली आपको रिकॉर्ड करते चलना है। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी फॉलो करनी है रिकॉर्डिंग में। ऐसा नहीं कि आपने रैंडमली उठाया, 10 साल पहले की ट्रांजैक्शन आज रिकॉर्ड कर दी, आज की ट्रांजैक्शन आप 10 महीने बाद रिकॉर्ड कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होता। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही रिकॉर्ड करना होता है। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा जो टर्म था रिकॉर्डिंग वो क्लियर हो गया। अब है कम्युनिकेशन। ये मैंने आपको पहले भी थोड़ा सा आइडिया इसका दे दिया था। कम्युनिकेशन, जो हमारा रिकॉर्डेड है ट्रांजैक्शन, उसको हम अब कम्युनिकेट कैसे करेंगे। कम्युनिकेट किसको करना है, इकोनॉमिक यूजर्स को करना है। जो फाइनल यूजर्स है हमारे, जिनको इंटरेस्ट है हमारे डेटा में, उनको कम्युनिकेट करना है। द इकोनॉमिक इवेंट्स आर आइडेंटिफाइड, मेजर्ड एंड रिकॉर्डेड इन ऑर्डर दैट द पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन इज जनरेटेड एंड कम्युनिकेटेड in a certain form to management and other internal and external users। जो हमारा अकाउंटिंग डेटा है उसके यूजर्स भी कैसे हैं, इंटरनल भी हैं, एक्सटर्नल भी हैं। इंटरनल कौन से हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, जैसे कि हमारे डायरेक्टर्स हो गए, हमारे एम्प्लॉयज हो गए। ठीक है, और एक्सटर्नल कौन हो गए, जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है, बट किसी ना किसी वे में उनको इंटरेस्ट है हमारे फाइनेंशियल डेटा में। जैसे कि हमारे डेटर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, जिनको क्रेडिटर्स को हमें पेमेंट करनी है, डेटर से हमें पैसा लेना है, या फिर वो लोग जो हमारी कंपनी में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टर्स हो गए, तो वो क्या है, हमारे एक्सटर्नल यूजर्स। तो अकाउंटिंग में जो रिकॉर्डिंग का जो पर्पस है वो क्या है, रिकॉर्ड मेंटेन करने के बाद फाइनल जो है कम्युनिकेट कर पाना, डेटा को इस तरीके से रिकॉर्ड करना कि उससे एक यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाली जा सके और वो हम आगे पास ऑन कर सके उसके अल्टीमेट यूजर्स को। क्लियर? अब हम जो यूजर्स को इन्फॉर्मेशन पास ऑन करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, वो किस फॉर्म में करेंगे, दिस विल बी इन फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स बना के दे सकते हैं दैट आर यूजफुल टू अ वेराइटी ऑफ यूजर्स हु हैव एन इंटरेस्ट इन असेसिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड द पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज। वो यूजर्स को क्यों इंटरेस्ट है इतना,
क्योंकि वो हमारी कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करना चाहते हैं। वो देखेंगे ना, उनको वो पैसे लगा रहे हैं या फिर किसी भी तरीके से उनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है कंपनी के अंदर, उन्हें पैसे लेने हैं या पैसे देने हैं, तो वो कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन में इंटरेस्ट रखेंगे और देखना चाहेंगे कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन कैसा परफॉर्म कर रही है। तो उसके लिए उनको जो अकाउंटिंग का इंफॉर्मेशन है, डेटा है, वो इस फॉर्म में होना चाहिए जिससे वो कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल सके जो कि हेल्पफुल हो उनके अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग में, उनके डिसीजंस को एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर सके। क्लियर? अब हमारी जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ही इजी और एविडेंट सा टर्म है, बहुत आसानी से आपको इसका मीनिंग समझ में आ ही गया होगा। अभी तक जो भी हम अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं, अकाउंट्स बना रहे हैं, वो सब किसके लिए कर रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? वो एक बिजनेस एंटरप्राइज है जिसका मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट मोटिव के लिए या फिर प्रॉफिट मोटिव के लिए एक ऐसी बिजनेस एंटरप्राइज जो अपने आप को रन कर रही है एक टारगेट, एक अपना एम अचीव करने के लिए, उसे हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनाइजेशन। अब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी कई टाइप्स की हो सकती हैं। उनका जो साइज है, उनकी जो एक्टिविटीज है, उनके बेसिस पे हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, सोल प्रोप्राइटर या फिर पार्टनरशिप या फिर कंपनी। क्लियर? 1% कंपनीज भी हैं आज, और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो है वो भी इस कैटेगरी में आ जाती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का जो कैटेगराइजेशन है वो हम कर सकते हैं उनकी साइज के हिसाब से, उनकी एक्टिविटीज के बेसिस पे। या तो वो सोल प्रोप्राइटर होंगी या फिर वो पार्टनरशिप फर्म होंगी या फिर एक कंपनी हो सकती है। ठीक है? और उसके बाद सिर्फ यहीं तक नहीं लिमिटेड होता ऑर्गेनाइजेशन का स्कोप। जो लोकल बॉडीज हैं, गवर्नमेंट बॉडीज, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो सब भी किस में आती है? ऑर्गेनाइजेशन में। क्योंकि ये लोग भी क्या करते हैं? ये भी तो अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, उनके पास भी एक अकाउंटिंग सिस्टम होता है, वो भी अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करते हैं। तो वो भी क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन से हमारे अकाउंटिंग पर्पज के लिए। क्लियर? देन हमारा नेक्स्ट टर्म है, आज का लास्ट टर्म, वो है इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। हमने अकाउंटिंग कर ली, अकाउंट्स बना लिए, सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर ली। अब उससे जो इन्फॉर्मेशन निकल रही है उसका जो अल्टीमेट यूजर होगा, किसको इंटरेस्ट होगा उस इन्फॉर्मेशन में, जो उस ऑर्गेनाइजेशन से किसी ना किसी तरीके से जुड़ा हुआ है। तो दो टाइप के यूजर्स हो जाएंगे, मैंने पहले भी आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया था। दो टाइप के यूजर्स हो जाएंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल यूजर्स कौन से हैं? जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, एम्प्लॉयज हैं, डायरेक्टली कंपनी से रिलेटेड है, डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, तो वो क्या है? इंटरनल यूजर्स। अगर प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटर, वो इंटरनल यूजर हो गया। पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स, उसके एम्प्लॉयज, वो क्या है? इंटरनल यूजर्स हो गए। अब एक्सटर्नल यूजर्स में कौन होगा? जो कि इनडायरेक्टली जो है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, जैसे कि हमारे क्रेडिटर्स हो गए, हमारे इन्वेस्टर्स हो गए, डेटर्स हो गए, ये सब क्या है? हमारे एक्सटर्नल यूजर्स हैं। प्लस सोसाइटी एट लार्ज, वो भी क्या है? हमारा एक्सटर्नल यूजर है। अब हम सोचेंगे कि सोसाइटी जो है उसको क्या लेना देना अकाउंटिंग कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट से, सोसाइटी को क्या लेना देना है? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहाँ काम कर रही है? सोसाइटी में। रिसोर्सेज किसके यूज कर रही है? सोसाइटी के। किसके लिए कर रही है काम? सोसाइटी के लिए। प्रोडक्ट्स जो भी बनाए उनको अल्टीमेटली क्या करना है? कहाँ बेचना है? सोसाइटी को ही तो बेचना है। तो सोसाइटी जो है उसका तो फुल इंटरेस्ट बनता है कंपनी के या फिर ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल हेल्थ को जानने में, उसके डेटा को, उसके अकाउंटिंग डेटा में इंटरेस्ट तो है कि कंपनी जो है वो सही रेट पे हमें प्रोडक्ट दे भी रही है कि नहीं, उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कहीं वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट तो नहीं अर्न कर रही हमें, बहुत ज्यादा कॉस्ट, बहुत ज्यादा जो प्राइसेस हैं वो चार्ज करके। तो सोसाइटी भी क्या है? वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन का, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का एक्सटर्नल यूजर का पार्ट बन सकती है, एक्सटर्नल यूजर है। ठीक है? क्योंकि सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करके ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को रन कर रही है, अपना प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो सोसाइटी को भी, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी की तरफ भी बनता है और सोसाइटी को भी पूरा इंटरेस्ट है कि वो उनके अकाउंटिंग डेटा को में इंटरेस्ट रखे। ठीक है? तो अब हम इसको समराइज कर देते हैं। अकाउंटिंग हमारा जो इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसको हम समराइज कर देते हैं। दो तरीके के यूजर्स होंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल कौन से हैं? जो ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्टली लिंक्ड है। एम्प्लॉयज हो गए,
उनके चीफ एग्जीक्यूटिव्स हो गए, फाइनेंशियल ऑफिसर्स हो गए, जो कि कंपनी के अंदर है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है डायरेक्टली। और एक्सटर्नल यूजर्स हो गए। एक्सटर्नल यूजर्स कौन से? पोटेंशियल या फिर जो करंट हमारे इन्वेस्टर्स हैं। जो करंट इन्वेस्टर्स हैं उनको भी इंटरेस्ट है। क्यों? वो ये देखना चाहेंगे कि हम आगे इसमें अपने जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको कंटिन्यू करें या नहीं करें। और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को क्यों इंटरेस्ट है? वो अपना जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है वो डिसाइड करेंगे कि हमें करना है या नहीं करना है इस कंपनी में। ठीक है। और जो टैक्स अथॉरिटीज हैं उनको भी पूरा इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि उनको आपके अर्निंग्स पे से टैक्स कलेक्ट करना है। ठीक है। तो उनका वो भी क्या है, हमारे जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एक्सटर्नल यूजर्स हो गए। ठीक है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सब क्या है? लेबर यूनियंस है, ट्रेड यूनियंस है, ये सब क्या है? एक्सटर्नल यूजर्स हो गए। क्लियर? तो प्राइमरी फंक्शन जो है वो अकाउंटिंग का वो क्या है? टू प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। इसलिए इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स जो है वो हमारे अकाउंटिंग डेटा में इंटरेस्ट रखते हैं और हमें फाइनली ये जो अकाउंटिंग का प्रोसीजर है उसको कंप्लीट करने के लिए कम्युनिकेट करना होता है हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को। तो यहाँ पे आज हमारा अकाउंटिंग का जो मीनिंग है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नई टर्म लेके आएंगे, नया टर्म कवर करेंगे। आई होप आप सबको ये जो अकाउंटिंग का मीनिंग है मैंने काफ़ी डिटेल्ड वे में डिस्कस किया है, आपको समझ में आया हो। एनी डाउट्स यू कैन कमेंट। और मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपके साथ में जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो शेयर करती रहती हूँ। जो भी मैंने टॉपिक्स कवर किए हैं उनके नोट्स आपको डायरेक्टली वहाँ पे मिल जाएंगे। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, प्लस मेल भी कर सकते हो, मैं मेल पे भी रिप्लाई कर सकती हूँ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।